तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं सबसे पहले गुरु वंदना से। ओम गुरवे नमः। 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 ओम गंगणपते नमः। तो आज जो हम बात करेंगे भावों पर और राशियों पर। पहले हमने प्लेनेट के कारक तत्व और भावों के कारक तत्वों के बारे में बात की। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये हमारे 12 भाव है, हमने लास्ट में पढ़ा था। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास 12 राशियां होती है। उन 12 राशियों को हमने पिछली बार जो 9 के 9 ग्रह पढ़े थे, वो 9 ग्रह रूल करते हैं। मेष राशि जो है उसमें मंगल का अधिपति आता है। मंगल उस राशि के स्वामी होते हैं। वृषभ राशि जो है उसके स्वामी शुक्र होते हैं। मिथुन राशि के बुध, और चंद्रमा की जो राशि है वो है कर्क राशि। सिंह राशि जो है उसके स्वामी भगवान सूर्य नारायण है। अगली जो छठी राशि आती है उसका नाम होता है कन्या, जिसके स्वामी बुध होते हैं। पहले हमने देखा कि मिथुन राशि के भी स्वामी बुध थे, लेकिन अब कन्या के भी स्वामी बुध है। अब फिर दोबारा एक और राशि आती है 7वें नंबर पे, जो होती है तुला राशि। वृषभ के स्वामी शुक्र थे और तुला के भी शुक्र ही होते हैं। फिर दोबारा एक और राशि आती है जो 8वें नंबर पे आती है, उसका नाम है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि जो ये है इसके स्वामी बनते हैं मंगल। और जो केतु है हमारे ग्रह, वो वृश्चिक और कुंभ हमारे जोडिएक के अंदर 2 ऐसी राशियां हैं जिन्हें 2 मालिक ओन करते हैं। वृश्चिक के मंगल और केतु, और कुंभ के राहु और शनि। 9वीं जो राशि आती है हमारी वो होती है बृहस्पति देव की धनु राशि। उसको बृहस्पति देव उसके मालिक होते हैं। 10वीं राशि जो आती है वो शनिदेव की राशि है। उसको शनिदेव अपने अधिकार के अंदर लेते हैं। 11वीं राशि, जैसे अभी हमने पीछे बात की कि राहु और शनिदेव दोनों उस राशि को रूल करते हैं। और 12वीं राशि अगेन बृहस्पति देव की आती है। तो हमारे ये 9 ग्रह 12 राशियों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। लेकिन पीछे हमने अभी एक बात करी कि केतु जो है वो वृश्चिक के स्वामी बन जाते हैं और राहु कुंभ के। क्योंकि व्रत पराशर होरा शास्त्र के अंदर महर्षि पराशर कहते हैं कि कुजवत केतु शनिवत राहु, कि जो केतु है
वो तो मंगल के समान है, अग्नि तत्व है, बहुत है, एंग्री एनर्जी है। और जो राहु है वो शनिदेव के समान है, वायु तत्व का ग्रह है। लेकिन अब इसके अंदर एक प्रश्न ये उठ सकता है कि राहु मकर को क्यों नहीं रूल कर रहे और केतु अगर मंगल की तरह है तो आपके मेष राशि में क्यों नहीं जा रहे, उनको यही डोमेन क्यों मिले। तो इन डोमेन्स की हम बात करना जो जा रहे हैं कि किसी ग्रह को कोई राशि मिली ही क्यों। सबसे पहले हमने जो कारक तत्व पढ़े थे, अब हम आएंगे कारक तत्वों के ऊपर। तो ये जितनी राशियां अलॉटेड हुई है ये कारक तत्वों के अनुसार हुई है कि किस ग्रह का मेनली काम क्या रहेगा। तो केतु जो है ना, केतु एक ऐसे ग्रह है जो आपके लाइफ में सडन इवेंट्स करते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, जो प्राइम कारक है उसके अंदर केतु देव को मोक्ष का कारक कहा जाता है। यानी मोक्ष कब होगा, जब ये इस देह से जो आत्मा तत्व इसके अंदर विद्यमान है वो देह तत्व और आत्म तत्व दोनों अलग हो जाएंगे। देह पार्थिव हो जाएगी और आत्मा चिरंतन हो जाएगी। अब देह में से आत्मा को अलग करना इतना कठिन कार्य है। आप सोचो दूध में से, जैसे आपको छेना अलग करने के लिए उसके अंदर नींबू डालते हो ना, तब जाके कहीं वो दूध और छेना अलग होता है। इसी तरह देह में से आत्मा को अलग करना तो बिल्कुल असंभव सा कार्य है। क्यों, आसक्ति इतनी है मनुष्य की। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो मरना चाहता हो, जो मृत्यु की बात करता हो। तो केतु देव जो है, केतु के अंदर वो बल है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो दूध में से छेना अलग करने के लिए नींबू डाला जाता है, उस नींबू का कारकत्व भी केतु है। केतु उस नींबू को रूल करते हैं। यानी कि केतु देव के अंदर वो बल है कि वो व्यक्ति के देह को, उसकी आत्मा को उसके देह से अलग कर दे। इसी कारण मृत्यु स्थान के, अष्टम स्थान के कारक होने के कारण केतु देव वृश्चिक राशि का आधिपत्य करते हैं। अब अगली राशि आती है कुंभ राशि। अब शनिदेव के पास दो राशियां, एक मकर राशि है, एक कुंभ राशि। अब कुंभ का तो हम मतलब समझ गए ना कि मटका है, और मटके का देखो स्ट्रक्चर जो है उसका सीक्रेसी है कि उसके अंदर क्या रहेगा हमें बड़ी जल्दी पता नहीं चलेगा, उसके अंदर अंधियारा रहेगा। और मकर जो है, मकर राशि वो मगरमच्छ को सिग्निफाई करती है। एक तालाब है गंधला सा, उसके अंदर मगरमच्छ बैठा हुआ है, वो मकर राशि है। अब यदि राहु मकर राशि में जाएंगे तो उनका कोई सिग्निफिकेशन वहां पे मैच नहीं करता, उनका वो डोमेन ही नहीं बनता। लेकिन वहीं यदि कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि का जो सिग्निफिकेशन है कि वो कुंभ है और उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। उसके अंदर आप हाथ डालोगे तो स्वर्ण की मुद्राएं भी निकल सकती है और जहरीला भुजंग भी निकल सकता है। क्या हो सकता होता है बहुत सारे जहरीले कीट भरे हुए हो, वो उसके अंदर हाथ डालने पे ही पता चलता है। ये जो रहस्य का जो कारक है वो राहु है। इसीलिए जो अंधियारा कमरा होता है या ऐसा रहस्यमय पथ होता है उसको राहु गवर्न करते हैं। तो ये तो है केतु और राहु की बात। अब हम घूम के आते हैं अपनी मेष राशि से कि मेष राशि को मंगल का ही कारकत्व क्यों मिला। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे काल पुरुष की। ज्योतिष शास्त्र की अवधारणा के अंदर हमने जो भचक्र को 12 भागों में बराबर विभाजित किया है, उसमें हमने 12 भाव पढ़े। उन 12 भावों में 12 राशियां
जब समान रूप से बराबर बंटती हैं, और तो नेचुरल जोडिएक का जो चार्ट बनता है वो मेष राशि से शुरू होता है। हम सबका अपना अपना लग्न चार्ट है, लेकिन जो नेचुरल चार्ट है, जो एक बिल्कुल नैसर्गिक वे में अलग से रहता है, और हम सबके चार्ट को कहीं ना कहीं रूल कर रहा होता है। इसे ऐसे समझो कि हम सब ईश्वर, अब अगर हम इस चार्ट को काल पुरुष का चार्ट मानते हैं, तो इस चार्ट में किसी ना किसी एक राशि या लग्न में हमारा जन्म हुआ है, तो हम ईश्वर के वो अंश हैं, वो क्वालिटी हमारे अंदर ईश्वर की आई है। जो परमात्मा है, जो परम पुरुष है, जो काल पुरुष है, उसको हम जो कुंडली देखते हैं वो है मेष राशि से, और मेष राशि पर्यंत सारे भावों में वो विभाजित होती है। अब मेष राशि का हमने पहले भाव का कारक क्या बताया था कि पहला भाव अपनी फिजिक का कारक है। ये जो फिजिकल रूप आपको दिख रहा है, ये जो बॉडी है आपकी, और जो संपूर्ण देह है आपका, इसके कारक मंगल बनते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल भूमि है, वो एक स्थूल रूप देते हैं शरीर को। तो शरीर को स्थूल रूप पाने के लिए मंगल की जरूरत होती है, इसलिए मेष राशि जो है वो मंगल के आधिपत्य के अंदर आई। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के अंदर क्या है? वृषभ राशि के अंदर आपका परिवार है, वृषभ राशि के अंदर आपका खान पान है। अब परिवार और खान पान, परिवार बनता कैसे है? जब हम सतत प्रजनन करते हैं तो हमारा परिवार बनता है। अब इसके जो कारक हैं वो शुक्र है। फिर जो हम खान पान खाते हैं उसके लिए जो धन चाहिए वो बिना धन के तो आएगा नहीं, और धन के कारक भी शुक्र है। इसलिए जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि में यहाँ पे शुक्र को आधिपत्य दिया गया। एक्सक्यूज मी निशान जी, मेरा थोड़ा सा टेक्निकल एरर था। आप मेष मंगल को क्यों मिला, एक बार दोहरा देंगे कि शॉर्ट में, बस इशारों में? मेष मंगल को इसलिए मिला क्योंकि मंगल भूमि है, पृथ्वी तत्व है। हाँ। वैसे उनका जो क्वालिटी है वो अग्नि तत्व की है, लेकिन वो उनका जो जन्म हुआ वो भूमि से हुआ। उन्हें भूमिज भी कहते हैं और भौम भी कहते हैं। तो पृथ्वी के जो कारक है, या जमीन के जो कारक है, मिट्टी के जो कारक है, वो मंगल है। और हमारा शरीर जो जिन पंच तत्वों में प्रधान रूप से बना हुआ है, तो ये जो काया जब बाहर दिख रही है, ये जो स्थूल शरीर हमें दिखता है, ये पृथ्वी कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व की देन है। जो हम कहते हैं कि ना माटी से बना शरीर है, माटी में मिल जाना है। इसलिए लग्न का कारक और शरीर का जो मेष राशि जो वहां पे आई है, उसका मंगल को आधिपत्य मिला। और वृषभ राशि में शुक्र को क्यों मिला वो हमने सुन लिया था। हाँ। अब बुध को जो कारकत्व मिला, बुध का काम है वाणी, लोगों को जोड़ना, लोगों को आपस में कम्युनिकेट करवाना, एक बात को दूसरी बात व्यक्ति को समझाना। तो जब लोगों को जोड़ रहे हो, बता रहे हो, सब कर रहे हो, इन सब का कारक बुध होते हैं। इसीलिए मिथुन राशि जो तृतीय भाव में आती है वो बुध की राशि कहलाती है। अब चौथी जो राशि है, वो चौथे स्थान को सुख स्थान कहा गया है। वहां व्यक्ति का सुख है, वो आनंद से रहता है, उसकी माता के समान है, वो लाइफ में एक पीस देता है, एक सिक्योरिटी देता है, कंफर्ट देती है। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा के कारक तत्व है कि वो शीतलता, जब दिन में सूर्य की रोशनी दिन में हमारा तन जलाती है, तो रात्रि में वही चंद्रमा की रोशनी हमारे उस देह को शीतलता प्रदान करती है। इस कारण से शीतलता के कारक होने के कारण चंद्रमा को चौथी राशि कर्क राशि का आधिपत्य मिला। तो कर्क राशि में हमारी चंद्रमा माता के कारक है। तो माता का क्या है? माता बच्चे की देखरेख करती है कि उसे कोई कमी ना हो जाए, उसे कोई व्यवधान ना पड़े, उसका खाना सही, मतलब टोटल नर्चर करती है उसे, नरिशमेंट का जो देने का काम है माता का है। तो वो जो सुख मिल रहा है, वो जो कंफर्ट मिल रहा है, वो चंद्रमा के कारण है। इसलिए कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा बने। अब पंचम भाव में क्या है? सूर्य की राशि है, सिंह राशि। अब सूर्य किस किस चीज के कारक है? सूर्य ज्ञान के कारक है।
सूर्य अभिमान के कारक है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान ही नहीं होगा वो अभिमान किस बात का करेगा। एक बार को हम कह लें कि यदि किसी व्यक्ति के पास अथाह संपदा है, वो संपदा का अभिमान कर सकता है, लेकिन उस संपदा का अभिमान करने के लिए उसकी वैल्यू तो समझनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू का ज्ञान कि भाई मेरे पास ये जो संपदा है अमूल्य है, उसके कारक सूर्य है, तभी वो अभिमान कर पाएगा ना। जब तक उसे ज्ञान ही नहीं होगा वो अभिमान क्या करेगा। एक किसान था, उस पर देवी लक्ष्मी ने कृपा करी और उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात सड़क पे मिल गए, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं था, और ज्ञान ना होने के कारण वो जानता नहीं था कि ये चमकदार जो पत्थर है कितने मूल्यवान है। उसे लगा कि ठीक है भाई, सुंदर सुंदर पत्थर है, उसने संजो लिए। और एक व्यापारी उसके साथ जा रहा था, उसे उसके हाथ में वो पत्थर दिख गए। तो व्यापारी ने पूछा, भाई ये तू कहाँ से लाया, कितने मूल्यवान पत्थर है। कह रहा हाँ सुंदर तो बहुत है। व्यापारी कह रहा कितने में देगा तू, मेरे को दे दे ये सारे। तो किसान ने बोला कि मेरे को तो ऐसे ही पाए थे, दे देना जो तुम्हें देना हो। व्यापारी समझ गया कि ये व्यक्ति मूर्ख है, तो व्यापारी ने उसे थोड़ा बहुत धन दिया, जिसमें वो बहुत खुश हो गए कि ना मेरे को पत्थरों के बदले इतना सारा पैसा मिल गया। लेकिन असल में उस मूर्ख को पता ही नहीं था कि वो जो पैसा मिला उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। असल में तो वो उससे भी कई हजार गुना कीमती थे। तो इसका जो ज्ञान है वो सूर्य हमें देते हैं, इसलिए पंचम भाव में ज्ञान की राशि कहलाती है। इसलिए सूर्य जिनका प्रबल होता है उनको अभिमान बहुत होता है। सूर्य राज्य के कारक है, प्राइड के कारक है, और सूर्य एक तरह से हमारे पिता के कारक भी है। तो कुंडली के अंदर ये जो पंचम भाव है एक तरह से त्रिकोण स्थान कहलाता है, और त्रिकोण का अधिपति होने के कारण सूर्य हमें कहीं ना कहीं रक्षा देते हैं। पिता जैसे हमें जीवन भर जब तक वो रहते हैं शेल्टर प्रदान करते हैं, रक्षा देते हैं। जो छठा भाव आता है वहां पे कन्या राशि आती है, और कन्या राशि क्या है, छठे भाव में रोग है, रिपु है, ऋण है, आपकी जितनी दुश्मनियां हो रही है छठे भाव में है। अब इन सब पे भी रूलर बुध बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुध एक तरह से व्यवसाय के कारक है। जो हम बस विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, उसके कारक बुध है। और जब तक वो लेन देन खरा नहीं होता और उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ घोटाला होता है, जिसके कारण दुश्मनियां पैदा होती है, जिसके कारण वैर भाव पैदा होता है। और जब हम वाणी से किसी को अप्रिय वचन कह देते हैं, अगेन बुद्ध का कारक है, जिससे क्या होता है कि वो व्यक्ति हमारे प्रति वैर भाव पैदा होता है, तो वो क्या है, हमारा शत्रु बन जाता है। इसीलिए छठे भाव के अधिपति बुध बन जाते हैं। अब सप्तम भाव को ना जाया भाव कहा गया है। वहां पे सातवीं राशि तुला आती है, और तुला राशि जो पत्नी है, पत्नी के कारक शुक्र होते हैं, इसलिए सातवीं जो राशि है उसे शुक्र का आधिपत्य मिला। वृश्चिक राशि का हमने पढ़ा ही, इसमें मंगल और केतु दोनों स्वामी है। अब वृश्चिक राशि जो है वो मृत्यु के स्थान की राशि है। अब मृत्यु में क्या होता है, हमने केतु का कारक पढ़ा, केतु शरीर से आत्मा को अलग कर देते हैं। फिर वह मंगल का अधिपति इसलिए आता है, जो पार्थिव शरीर है उसे दहन तो वही अग्नि करेगी ना, जो अग्नि मंगल है। या तुम कह लो कि अग्नि नहीं कर रही, क्या क्रिश्चियंस में या मुस्लिम्स में जमीन में दबाया जाता है, अगेन मंगल। जमीन में दबाने के लिए भी हमें मंगल की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए मृत्यु का जो प्रोसेस है उसे मंगल रूल करते हैं।
अब 9वीं जो राशि है वो धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरुओं के स्थान है, ये देवताओं का स्थान है, यहाँ से आपको उच्च स्तरीय ज्ञान मिलता है। हमने पहले बात की ज्ञान की, जो हमें सामान्य ज्ञान है, जो हमें बोध कराता है, जिसे हम बोधजनक ज्ञान कहते हैं कि ये माचिस है, ये मोबाइल है, या ये पेन है, इसका मूल्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो ये जो बोधजनक ज्ञान है ये तो हमें सूर्य से मिल रहा है, जो नैसर्गिक ज्ञान है, जो आत्म तत्व का ज्ञान है। लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान है कि इस पेन को बनाया कैसे जाएगा, इस मोबाइल को बनाया कैसे जाएगा, उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, या उसके विविध उपयोग कैसे किए जाएंगे, तो ये ज्ञान हमें बृहस्पति देते हैं। वो उच्च स्तरीय ज्ञान के कारक है। गुरु बिन ज्ञान ना होए, पूछे ब्रह्मा नारदे वेद व्यास है कोई। तो गुरु ही ज्ञान के कारक है, गुरु से ही ज्ञान मिलता है, गुरु के ही चरण छूने पड़ते हैं। आज के समय में भी चीजें कितनी पायरेटेड हो रही हैं। आप YouTube पे चले जाओ और कहीं भी चले जाओ, आपको दुनिया भर का नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उस नॉलेज को आप यूज करने लायक ही नहीं बन पाओगे जब तक वहां पे गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं होगी आपके पास। तो गुरु का होना आवश्यक वहां पे हो जाता है। इसलिए बृहस्पति जो है वो 9वीं राशि धनु राशि को रूल करते हैं। धनु राशि धर्म की राशि है, तभी जो कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। वो धर्म क्या है? तो आपका स्वधर्म है कि ईश्वर ने आपकी कुंडली में आपको क्या धर्म दिया है। जब तक आप अपने नवम भाव की रक्षा करोगे तो नवम भाव भाग्य का भाव है, जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है, फिर उसके ऊपर भाग्य काम करता है। वो भाग्य की राशि है, क्योंकि गुरु के हाथ में ना वो पावर है कि वो जिसको छू देगा उसे सोना बना देगा। पत्थर और पारस में बड़ो अंतरो जान, संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे, एक करे आप समान। तो गुरु तो आपको इतनी कैपेबिलिटी दे देता है ना कि आप किसी को भी ज्ञान देके उसका जीवन कल्याण कर दो। एक राजा तो आपको सिर्फ धन देके कल्याण कर सकता है। इसलिए किसी के भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव, महत्वपूर्ण राशि बनती है वो धनु राशि बनती है, और महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं बृहस्पति। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शिवे रुष्टे गुरुस्तांता गुरु रुष्टे न कश्चन। यदि शिव रूठ जाए तो गुरु मना सकते हैं, यदि गुरु रूठ जाए तो शिव भी नहीं मना सकते। इसलिए सर्व प्रयत्न से गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप गुरु को डिसओबे कर देते हो ना, आप अपनी धनु राशि को खराब कर लेते हो। अब 10वें भाव में आते हैं कर्म की राशि। 10वां भाव कर्म क्षेत्र है, तो आपको यह ज्ञान दिलाता है कि इस जीवन में आपका महत्वपूर्ण कर्म क्या है, इस जीवन में आपको काम क्या करने हैं। तो उसके अधिपति बनते हैं शनिदेव महाराज। फिर जब आप कर्म करते हो तो फिर आप कर्म किस आकांक्षा से करते हो कि आपको कुछ लाभ मिलेगा। फिर उस कर्म के आधार पे आपको क्या फल मिलना चाहिए, क्या लाभ मिलना चाहिए, जो आपने कर्म किया गया उसका फल क्या मिलना चाहिए, उसके लिए एकादश भाव है। यानी एकादश भाव को शास्त्रों में लाभ भाव कहा गया है। कुंभ राशि जो है वो लाभ की राशि है, इसीलिए शनिदेव अकेले ऐसे ग्रह हैं जो 10वीं मतलब 2 भावों को एक साथ एक पैटर्न, एक सीरियल के अंदर रूल करते हैं। क्योंकि जो आप कर्म करोगे उसका जो फल मिलेगा वो यहाँ शनिदेव दे रहे हैं। आपके कर्म क्या होंगे, कैसे होंगे, उसका सारा हिसाब किताब शनिदेव रख रहे हैं और उसके अनुसार आपको फल देंगे। फिर आगे आती है मोक्ष की राशि, मीन राशि, क्योंकि मीन राशि मोक्ष की राशि है और उसके भी रूलर बृहस्पति है।
तो बृहस्पति क्या है, वो आपको ज्ञान देते हैं जिससे आपको पता चलता है यार कि इस संसार के अंदर ना मैं जो इन चीज़ों में लगा हुआ हूँ, मेरी पत्नी, ये मेरा पैसा, मैं जिस, अब देखो ना, लाभ भाव के बाद मीन राशि आती है, यानी आप पे जब अथाह संपत्ति जिसे जब उसका मोह भंग करना है तो तब आपको ज्ञान की जरूरत है, गुरु के ज्ञान की जरूरत है, बृहस्पति की जरूरत है। तो इस तरह ये पूरा जो चक्र है ये कंप्लीट होता है और 12 की 12 राशियों में अलग अलग ग्रहों को उनका स्थान प्राप्त होता है। इसी करके हमने सबसे पहले कारक पढ़े थे कि हमें जब तक कारक नहीं पता होगा ना, हमें पता नहीं होगा कि वो चीज किस राशि से जुड़ रही है। अब हमें पता है कि कनेक्टिविटी का कारक बुध है और बुध मिथुन राशि का स्वामित्व करते हैं, और जो मिथुन राशि है, जो तृतीय भाव है, वो जुड़ता है कम्युनिकेशन से। तो हमें पता है अगर हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल हमारा कहाँ जाएगा, हमारा तीसरे भाव में जाएगा, मिथुन राशि में जाएगा। हम अगर पेन की बात कर रहे हैं तो पेन कहाँ जाएगा, तीसरे भाव में जाएगा। इसमें एक चीज और आती है कि काल पुरुष के ये जो 12 राशि है ना, ये काल पुरुष के 12 शरीर के अंग है। जो मेष राशि है वो उनका ये शीश है, या जैसे ये कह रहे हो कपाल का जो हिस्सा होता है। और मेष राशि में उच्च कौन होते हैं, सूर्य होते हैं। तो जिनका सूर्य लग्न में होता है इसलिए उनका माथा एकदम चौड़ा, चमकदार, बड़ा होता है। जो आपकी द्वितीय राशि है, जो फेस की राशि है, वो एक चेहरा है, वृषभ राशि। धनु राशि जो है वो आपकी भुजाएं हैं, काल पुरुष की भुजाएं हैं वो। इसलिए हमने जो बात की कि पेन की अगर हम बात करें तो पेन कहाँ जाएगा, पेन तीसरे भाव में जाएगा, मिथुन राशि में जाएगा। क्यों? क्योंकि पेन को पकड़ने के लिए आपको हाथों की जरूरत पड़ेगी, लिखाई आप हाथों से करोगे। अब जो चौथी राशि है वो आपका वक्षस्थल है, वो चेस्ट का एरिया है। इसलिए जिनके चौथे भाव में ज्यादातर पापी ग्रह हो या ऐसे ग्रह हो जिनकी आपस में बनती नहीं, लाइक शनि मंगल हो, उनको क्षय रोग हो जाता है, टीबी हो जाती है। और जो सिंह राशि है, जो पंचम भाव है, उसका स्थान यहाँ पे आपका उदर पड़ता है, एब्डोमिनल एरिया जो है वो वहां पे पड़ता है। और लोअर जो एब्डोमिनल है वो कन्या राशि है, वहां आपके इंटेस्टाइन्स आते हैं। तो अब हमने बात की कि ये जो रोग रिपु ऋण की राशि है, डिजीज की राशि है, वो क्यों है? बिकॉज आप जो भी अंट संट खा रहे हो, जिसको आपकी आंतें प्रोसेस नहीं कर पा रही, जो हाथों में सड़ रहा है, वही कहीं ना कहीं आपकी बीमारियों का कारण बनता है। जो सप्तम राशि है वो काल पुरुष के जेनाइटल्स है, या जिन्हें आप कह लो प्रजनन के अंग है, आइदर मेल और आइदर फीमेल। जो अष्टम राशि है, जो 8वीं राशि है, वो गुदा स्थान में आती है, इसलिए 8वीं राशि को गुह्य राशि कहा जाता है। वृश्चिक राशि सबसे हिडन राशि है, हिडन प्लेस है। जितनी भी छुपी हुई जगहें इस संसार में है वो वृश्चिक राशि के अंदर आती है। वो काल पुरुष का गुदा स्थान है। इसलिए जिनके इस भाव में पाप ग्रह बैठते हैं, लाइक कि शनि यहाँ पे आ जाए, उन लोगों को बवासीर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। शनि मंगल राहु आ जाए तो रेक्टम का कैंसर मिल जाता है। ये धनु राशि जो है ये कालपुरुष के जंघा का स्थान है। मकर राशि में घुटने आते हैं, तो जब मकर राशि में एफ्लिक्शन होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो वहां से आप घुटनों का विचार करते हो। कुंभ राशि में आपकी पिंडलियां आती हैं, और मीन राशि आपके चरण आते हैं, वहां पे काल पुरुष के चरण है।
अभी जैसे राहु क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि जैसे कि पाइसेस तो मतलब फीट हो गया, चरण हो गया, मीन राशि। तो मतलब जो लिबरेशन का होता है तो फिर वो पाइसेस में क्यों होता है? उसको तो अगर वैसा देखा जाए तो एरीज में होना चाहिए, क्योंकि वो हेड है जो सबसे ऊपर चला गया, मतलब वहीं से तो हमें मतलब लिबरेशन होता है ना, हेड के ऊपर से। नहीं तो वो नहीं, पाइसेस पे क्यों है? देखो लिबरेशन जो है ना, आपने ठीक कहा हेड से हो रहा है ना, क्योंकि वहां पे आपका जो क्राउन चक्र है ना, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वो विद्यमान होता है। जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक आपका लिबरेशन नहीं होगा। लेकिन पाइसिस क्या है, पाइसिस लिबरेशन का ज्ञान आपको कहां से मिल रहा है? जब तक आप गुरु के देवता के चरण नहीं दबाओगे तब तक आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा ना कि आप अपना क्राउन चक्र खोल सको। या आप कह लो कि जब आप गुरु के चरण दबाते हो या किसी देवता के चरणों में नमस्कार करते हो, तब आप क्या कर रहे हो? आप अपने अंदर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ला रहे हो। तो जब आप अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाते हो ना, तो आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। और जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है ना, तब आपके धीरे धीरे ऊपर के थोड़े थोड़े चक्र ओपन होने शुरू हो जाते हैं। हार्ट चक्रा से नीचे के चक्रा और हार्ट चक्रा से ऊपर के चक्रा, दोनों के बीच में मिडल पॉइंट हार्ट चक्रा बनता है। इसीलिए एक मेडिटेशन के अंदर एक पार्ट होता है ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, कि आप सबको अपने आंख बंद करो और अपने जीवन में थैंक यू बोलो, हर चीज के लिए थैंक यू बोलो। आपको जो ईश्वर ने इतना स्वस्थ बना रखा है, आपको लूला लंगड़ा नहीं बनाया, आपके अंग प्रत्यंग अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके लिए आप जब ग्रेटिट्यूड फीलिंग करते हो, गॉड को ग्रेटिट्यूड बोलते हो, तो आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। बहुत लोगों के अंदर इस संसार में कि 1 रुपए का ग्रेटिट्यूड नहीं होता। बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि यार मान लो कोई ज्योतिष सीख रहा है, तो ये ठीक है, हमने फीस दी है इसलिए तो हम सीख रहे हैं। तो उनके अंदर, जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं आता ना, उनका हार्ट चक्र ओपन नहीं होता। और जिनका हार्ट चक्र ओपन नहीं होता ना, वो ना तो आज्ञा चक्र तक जा पाते हैं, ना सहस्रार तक जा पाते हैं। और ग्रेटिट्यूड कैसा आता है? जब आप अपने इस होल जोडिएक को, आप अपने तन मन को, अपने सहोदरों को, अपने धन को, अपने भूमि को, अपने सर्वस्व को जब यहाँ पे गुरु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में डाल देते हो, ठीक है? यहाँ पे क्लियर हुआ शिप्रा? हाँ हाँ, हो गया, थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा सूत्र आया है प्रश्न से। ये हाँ आपने जो कहा वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए सरेंडरिंग अगर गुरु के सत्ता पे हो जाए तो वहाँ मतलब चरणों से आपका सहस्त्रार है, गुरु के चरणों से में आपका सहस्त्रार जुड़ा हुआ है। ये बहुत सुंदर सूत्र है। बिल्कुल। हम तभी तो गुरु के चरणों में अपना माथा टेकते हैं, या देवता कह लो, देवताओं के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। हम क्यों देवता का ऐसा हाथ चूम के नमस्कार नहीं करते? मतलब ज्योतिष से पहली बार इसका लिंक आया, पाइसेस कैसे मुक्ति है, तो ये बहुत सुंदर था। तो अब ये जो 12 भाव है, इन 12 भावों में हमने इनके सीरियल पढ़े, इनकी काल पुरुष कैसे काम करता है वो पढ़ा, और हर राशि में ग्रहों का अधिपत्य पढ़ा। अब इन 12 भावों के ना क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि इन 12 भावों की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। तो ये जो 12 भाव है, इनको भी विभाजित किया गया है। ये जो मिडिल के भाव है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, इन बीच के 4 भावों को ना केंद्र भाव कहा गया है। केंद्र क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन के वो पिलर्स हैं जो आपकी डेली या एसेंशियल नीड्स की बात करते हैं। इसीलिए जो ज्योतिष शास्त्रों का एक सूत्र आता है कि यदि केंद्र में शुभ ग्रह बैठते हो तो जीवन बहुत अच्छे से निकल जाता है, कट जाता है, ज्यादा परेशानियां नहीं मिलती है। परेशानियां आती हैं तो भी उसको कोई ना कोई मदद करने वाला मिल जाता है। और जितने ज्यादा पाप ग्रह केंद्र में बैठते हो उतना लाइफ डिफिकल्ट होती है। आपको किसी का कुंडली देखते ही बात करनी होगी, हाँ भाई इसके जीवन कैसा है, बहुत कठिन है या बहुत आसान है,
इस दो वे में आपको देखना हो तो आप देख लो, केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह बैठे हुए हैं। मुंह में लगा के जरा ठीक है। फिर ऊपर के ये जो दो भाव है, 12वां भाव और दूसरा भाव, ये आपोक्लिम भाव कहलाते हैं। ये एक तरह से न्यूट्रल भाव है, क्योंकि 12वां भाव एक तरह से व्यय का भाव है और द्वितीय भाव वो धन संचयन का भाव है। तो यहाँ पे एक तरह की फ्री विल है कि हाँ भाई, जितना आपको धन संचयन मेहनत करोगे उतना धन संचय हो जाएगा। जो आपकी आवश्यकताएं होंगी आप खरीद लोगे, कई बार आवश्यकता से ज्यादा खरीद लोगे। हाँ शशांक, उमेश, आप वो ने हैंड रेज कर रखा है, आपको कुछ पूछना है? हाँ उमेश बोलिए। ये कोई अनूप जी हैं, इनका माइक ऑन रह जाता है और वहां से बार बार आवाज आती है, डिस्टरबेंस होता है। उनसे बोल दीजिए माइक बंद कर ले। कोई नहीं, मैं म्यूट कर देता हूँ यहाँ से। अनूप जी ने म्यूट कर लिया है। हो गया। म्यूट कर हाँ, दीजिए बस। ठीक है। तो अभी न्यूट्रल भाव थे, उसके बाद आते हैं केंद्र के भाव। केंद्र मतलब जहां पे आपको रक्षा मिलती है। केंद्र ये है त्रिकोण भाव। त्रिकोण ये होता है पंचम और नवम भाव। जो 5वां भाव है और 9वां भाव है, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो ये सबसे मजबूत स्थान होते हैं जो आपको जीवन में आपको रक्षा प्रोवाइड करते हैं, आपको धन प्रोवाइड करते हैं। इन्हें लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। केंद्र विष्णु स्थान है और त्रिकोण लक्ष्मी स्थान है। हम ज्योमेट्री में जो पढ़ते हैं कि ट्रायंगल जो है वो सबसे मजबूत शेप होती है। तो आप त्रिकोण जो है वो त्रिकोण उसी ट्रायंगल की ये बात होती है यहाँ पे। तो त्रिकोण जो है वो बहुत मजबूत स्थान होते हैं और इसी के ग्रहों को आप जब वर्शिप करते हो तो आपकी जिंदगी कितनी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, वो ट्रैक पे ला सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुंडली में वो स्थान जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को डिसबैलेंस करते हैं। उन्हें हम कहते हैं त्रिक भाव। वो है 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। किसी के व्यक्ति में जीवन में जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, इन भावों से आती है। ना तो केंद्र कोई परेशानी देते हैं, ना त्रिकोण कोई परेशानी देते हैं। 6ठा, 8वां, 12वां भाव मिलके परेशानी देते हैं। क्यों? क्योंकि 6ठा भाव तो रोग रिपुण का भाव है। 8वां भाव सडनली प्रॉब्लम आई, सडनली मृत्यु का भाव है, या लाइफ में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। और 12वां भाव जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, विदेश ले जाने का भाव है। तो एक तरह के डिस्कम्फर्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये एक इनऑस्पिशियस भाव होते हैं। फिर आते हैं त्रिषणाया भाव, 3, 6 और 11वां भाव। इनके स्वामी जो होते हैं वो भी मैलिफिक होते हैं, लेकिन इनसे कम मैलिफिक होते हैं। ये बी ग्रेड के नुकसान पहुंचाएंगे, ये ए ग्रेड का नुकसान पहुंचाएंगे, आप ये समझ लीजिए। अभी ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो अगली जो मीटिंग है वो इसके 10 मिनट बाद हम एक और सेशन में करेंगे। उसमें इन भावों को थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे और राशियों के बारे में और कुछ जानेंगे हम, है ना। तो अभी एक 10 मिनट का ब्रेक है बीच में। आपके कोई क्वेश्चन हो तो